बढ़कर आपका चिंतन होना चाहिए। जो बात मेरे समझ में नहीं है वो बात उसके आगे आप जाना चाहिए। मेरे दिमाग के अनुसार मैं नहीं किया, मुझे जितना समझा उतना रास्ता में नहीं चला, लेकिन उसके बाद में आपको चलना है। मेरे से गुरु से बढ़कर जब उसका शिष्य होगा तभी गुरु का मान होगा ना। बाबा साहब के गुरु बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ठीक है, ज्योतिबा फुले भी थे, लेकिन बाबा साहब को जो सिंबल ऑफ नॉलेज मिला वो एक शिष्य को मिला, और इतना बड़ा सिंबल ऑफ नॉलेज जो गुरु को नहीं मिला था वो बाबा साहब को मिला। तो गुरु से बढ़कर शिष्य होना चाहिए, तभी गुरु का मान सम्मान है। अभी आए हो, कल आपके सामने उदाहरण, मेरे पास तो इतनी डिग्री नहीं थी, लेकिन वो मेरा शिष्य रात दिन मेरे साथ में रहता था, बाजू में सोता था, लेकिन आज उसने जो एलएलएम करने के बाद में 5 डिग्री और मेरे ख्याल से 500 डिप्लोमा भी किया उसने, इतना ये किया, तो आज मुझे घमंड आता है, मुझे अभिमान लगता है कि मेरा शिष्य, मुझे अच्छा लगता है जब वो उसको पूछे तुम्हारी उम्र कितनी है, तो क्या बोलता, मेरी गुरु के उम्र से आगे बढ़ा उतनी मेरी उम्र है, यानी गुरु से ज्यादा मेरी उम्र है, क्योंकि गुरु की उम्र मुझे दिया उन्होंने, अपनी उम्र उतना ज्ञान मुझे दिया, और मैं उनके ज्ञान के बाद में मैं आगे बढ़ा। तो यहाँ पे हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, इट इज नॉट फाइनल नॉलेज, ये फाइनल नॉलेज नहीं है, अंतिम ज्ञान नहीं है, आपको इससे आगे बढ़ना है और बिना गुरु से बढ़ना है। हर गुरु आपको थोड़ा बहुत ज्ञान देगा, हर गुरु देगा, जिसके पास जाएंगे वो आपको ज्ञान जरूर देगा। मेरे पास है मैं बताऊंगा, दूसरे के पास में जाऊंगा वो बताएगा, तीसरे के पास जाऊंगे वो बताएगा, हर एक गुरु आपको ज्ञान देगा, लेकिन सब गुरु के ज्ञान के बाद आपकी जवाबदारी होती है उससे आगे आप बढ़ो। गुरु तक मर्यादित नहीं रहना चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने इस तरह से खुली आंखें करके गहराई से चिकित्सा किया, हर बात का रिसर्च किया उन्होंने, किसी की बात सही माना नहीं, चिकित्सा किया, चिंतन किया, रिसर्च किया, उनकी प्रवृत्ति रिसर्च करने वाली थी, और किसी को पूछा नहीं, अपने मन में रिसर्च किया, संशोधन, एक दिन में 13 या 16 किताब पढ़ना है, सारी बातें पूरी तरह से एक पन्ना पढ़ते थे, क्या वो रिसर्च करते थे कि ये देखो नहीं इसके बारे में क्या होता है, फटाफट पढ़ने पड़ता हूँ, उसका रेफरेंस देखो, उसका रेफरेंस देखो, उसका रेफरेंस देखो, और उसके बाद में रेफरेंस देखते देखते 18 घंटे कंसंट्रेशन करते थे, रिसर्च करते थे और नोट्स निकालते थे। ये किताब से रेफरेंस से आया, वो रेफरेंस का नोट्स दूसरे बुक में, दूसरे किताब में पढ़ा, वहां का रेफरेंस वो नोट्स निकाल, सबके रेफरेंस के नोट्स निकाल करके एक फाइनल ये बनाते थे, अपनी सोच बनाते थे। राइटर की सोच नहीं थी बाबा साहब की खुद की सोच थी, लेकिन रेफरेंस संदर्भ के लिए वो दूसरे की किताब पढ़ते थे। अब बाबा साहब तो कहते ये बाबा साहब के गुरु थे, लेकिन बाबा साहब का जो चिकित्सा था स्वयं की चिकित्सा थी, बाबा साहब स्वयं अपने अध्ययन करते थे, स्वयं का उनका दिमाग था, हर चीज स्वयं की थी। शाह महाराज के भी संबंध थे, ज्योतिबा फुले की भी किताब पढ़े उन्होंने, गुलाम के लिए सब पढ़ा बाबा साहब ने, लेकिन दिमाग अपना लगा है कि नहीं, टिपिटल भी पढ़ा। 40 संघर्ष कैसा किया जाता है, संघर्ष कैसा किया जाता है
उसके बाबा साहब ने 40 किताब पढ़े, सिर्फ संघर्ष कैसे किया जाता है। इतनी बाबा साहब की प्रवृत्ति थी, संघर्ष कैसे किया, 40 किताब। उसके बाद में उन्होंने रणनीति बनाई कि ये भारत में गुलामगिरी है, जातिवाद है, ऐसी व्यवस्था है, उसके विरोध में हमें हमारे समाज में संघर्ष कर सकता है, ऐसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए। एक फाइनल ऐसा रिसर्च बाबा साहब का था। उन्होंने तब बताया नहीं था लिखा, किसी एक लेखक का है, नाम भला है बुद्ध का दिया होगा, लेकिन पूरा दिमाग बाबा साहब का है। चाहे बुद्ध ने बताया होगा नहीं बताया होगा, लेकिन जो किताब लिखा बाबा साहब ने, तो बाबा साहब की चिकित्सा करके बाबा साहब ने अपना दिमाग लगा करके इस किताब का निर्माण किया। नहीं तो बाबा साहब बोलते थे जाओ पिटक है, सुत्त पिटक पढ़ो, विनय पिटक पढ़ो, अभिधम्म पिटक पढ़ो, विनय पिटक पढ़ो, सब ये धम्मपद पढ़ो, ये पढ़ो, श्रीलंका का धर्म लो, थाईलैंड का धर्म अच्छा है, ब्रह्म देश का, ये बोलते थे। लेकिन उनकी जो रिसर्च करने की बुद्धि थी, रिसर्च करते थे, रिसर्च करने के बाद में हर पेपर निकलता था। संविधान में लिखा, संविधान बाबा साहब ने रिसर्च करके लिखा, और जब उसके ऊपर सवाल ये करते थे तो वो रिसर्च था, उनका खुद का दिमाग था, करके सबको जवाब दे देते। दूसरे का दिमाग रहता तो जवाब नहीं दे पाते। अरे उसने जैसा लिखा वैसे मैं नहीं लिखा, है कि नहीं? लेकिन खुद का रिसर्च था। आपको भी खुद का रिसर्च करने की जो ज्ञान है वो डेवलप करना है, खुद का रिसर्च करना है, खुद का। अब जो लड़की ने जो क्लास में पढ़ा है उसने खुद लिखा, पॉइंट किया, यहाँ से खुद के माइंड से डेवलप किया। ऐसा हमें मुद्दे हर कोई देगा, मैं दूंगा ऐसा नहीं, मेरे से भी बढ़ के भिक्षु है, मेरे से भी बढ़ के ज्ञानी है। हर ज्ञानी, हर भिक्षु आपको मुद्दे देगा, लेकिन रिसर्च किसको करना है? आपको रिसर्च करना है। आप बोलेंगे कि ये मेरा गुरु है, उससे बस उसके ऊपर कोई नहीं है, ऐसा नहीं। रिसर्च आपको गुरु कोई नहीं, रिसर्च। बुद्ध ने किसको गुरु बनाया? किसको बनाया? रिसर्च किया बुद्ध ने, हर चीज चिंतन किया, हर चीज रिसर्च किया। बाबा साहब ने भी हर चीज रिसर्च किया। इस तरह से 18 घंटे रिसर्च करते थे, 18 घंटे रिसर्च करते थे, खुद के बारे में सोचते थे, खुद में वीर्य बल, संकल्प बल सब उनमें था। 18 घंटे बैठते थे, लेकिन उनकी पीठ नहीं दर्द देती थी। आज 2 घंटे बैठेंगे तो हमारी पीठ दर्द देंगे, हमें फिर बेचैन नहीं, उठने की इच्छा हो गया, थोड़ा सा रेस्ट दो, थोड़ा सा वॉशरूम जाके आते, थोड़ा पानी पी के आते। हमें कंटिन्यू बैठना नहीं करना, क्योंकि हमारे में वो रिसर्च करने की ये नहीं है, हमारे में वो संकल्प शक्ति नहीं है, दृढ़ संकल्प करने की ताकत नहीं है। क्योंकि हमने ना बुद्ध को ठीक से समझा, ना बाबा साहब को समझा। ये पूरे रिसर्च वाले लोग थे। ज्योतिबा फुले रिसर्च, उन्होंने गुलामगिरी आपने पढ़ा होगा, गुलामगिरी किताब लिखा, शेतकऱ्याचा आसूड रखा, सत्य धर्म शोधा उन्होंने लिखा। ज्योतिबा फुले ने भी किताबें लिखा, उस समय का उनका रिसर्च था। और ये महामानव रिसर्च करके डेवलप करते थे, और हमारे लिए वो क्या है? हमारे लिए रेफरेंस बुक है। शेतकऱ्याचा आसूड जो है हमारे लिए क्या है? रेफरेंस बुक है। द बुद्धायनी धम्म हमारे लिए क्या है? रेफरेंस बुक है। त्रिपिटक क्या है? हमारे लिए रेफरेंस बुक है। लेकिन हमें सबकी अपने खुद की चिकित्सा, एक नॉलेज डेवलप करना है, चिकित्सा करके कौन सा अच्छा है वो स्वीकार करना है, कौन सा गलत है उसको छोड़ देना चाहिए।
चाहे बताने वाले कुछ भी बताए, किताब लिखने वाले कुछ भी लिखो, आपको जितना समझता जैसा समझता वैसा आपको रिसर्च करके करना है। बुद्ध धर्म में 25 शाखा है। कितने? 25 शाखा है। हर एक ने अपना अलग अलग डिसीजन लिया। ध्यान साधना टीबीएम में सिखाई जाती है, उन्होंने ध्यान साधना से सब कुछ हो सकता है। गोयका गुरुजी ने विपस्सना सिखाया, उन्होंने बोला विपस्सना से सब कुछ होता है। वो उनका डिसीजन है। ज्ञान साधना से सब कुछ होता है, वो संगरक्षित जी का डिसीजन है। बाबा साहब ने बोला खुलिया करके अध्ययन करो, चिंतन करो, वो बाबा साहब का डिसीजन है। अब सबका डिसीजन लेकर के आपको खुद का डिसीजन लेना है कि हमें क्या करना है। बाबा साहब के साथ में जाना है, गोयका गुरुजी के साथ में जाना है, संगरक्षित के साथ में जाना है, भारतीय बुद्ध महासभा के साथ में जाना है, समता से मिलकर के साथ में जाना है, किसके साथ में जाना है ये आपको फिक्स करना है। ये सब रेफरेंस है, अपने अपने नॉलेज उन्होंने तैयार किया, अपने अपने संगठन का जो दायरा तैयार किया, उनसे दायरे में काम करना है। ये आपको चिकित्सा करके करना है। चिकित्सक जब तक बनोगे नहीं तब तक बाबा साहब नहीं समझेगा और ये अपने मूवमेंट में समझेंगे। तो उन्होंने 18 तास कॉन्सेंट्रेशन, एक विषय पर कॉन्सेंट्रेशन 18 कॉन्सेंट्रेशन किया, यानी एकाग्रता की। उसके बाद उन्होंने चिंतन किया और हर एक किताब से उन्होंने नोट्स निकाले। नोट्स निकालना बहुत जरूरी है। मैं बच्चों को जब भी हर एक बच्चों को मैं ये करता था कि तो एक रफ बुक साथ में रखो। जब भी पढ़ाई करते हो तो एक रफ में रखो, वहां पे नोट्स निकालो और नोट्स तुम्हारे किताब से बढ़कर तुम्हारे नोट्स होंगे। किताब से बढ़कर तुम्हारे खुद के बनाए हुए नोट्स रहेंगे। किताब अपनी खुद की चिकित्सा रहती है, नोट्स यानी अपना खुद का दिमाग रहता है। ऐसे हमें नोट्स बनाने हैं। बाबा साहब नोट्स बनाते थे, उसके बाद में बार बार स्वयं को अपने मन से प्रश्न पूछ करके अंतिम करते थे कि मैंने जो निकाला है वो सही है कि नहीं है। अपने मन को प्रश्न पूछते थे, बार बार पूछते थे कि ये सही है, तब अंतिम करते थे। आपने देखा होगा कि बाबा साहब के जो पेपर्स, मूल पेपर्स आपने देखे क्या? बाबा साहब मूल राइटिंग करते थे, वो पेपर कैसे, बाबा साहब कैसे राइटिंग करते थे आपको मालूम है? बाबा साहब राइटिंग करते थे, ये जो पेज है, ऐसा पेज है, ये पेपर है। बाबा साहब राइटिंग करते थे यहां से, पेपर का कहां से करते थे? यहां से। ठीक है, बाबा साहब यहां से राइटिंग करते थे 20 से। दूसरा मिला, अगर उसके ऊपर लिखना है तो उसके ऊपर लिखते थे, और इसके नीचे लिखना है तो उसके नीचे लिखते थे। इस तरह से नोट्स निकालते थे। यहाँ पे उन्होंने नोट्स निकाला, 2 लाइन लिखी। दूसरा किताब पढ़ते थे, रेफरेंस मिलता था, इसको काट देते थे, ये लिखते थे, इसको काट देते थे। ऐसे प्रश्न पूछ करके रेफरेंस फाइनल करते थे। कई बार काट डालते थे, इसको रेस मारते। आपने उसके मूल पेपर अगर देखा तो काट डाले उन्होंने, अपने सेंटेंस को खोल दिया, अंतिम फाइनल करते। इस तरह से हमें प्रश्न पूछ के हमें बार बार प्रश्न अंतिम निर्णय लेना है, और आखिरी में बाबा साहब जैसा स्वाभिमान से जीना है। पैसे के लिए बिकना नहीं, हाँ, किसी दुष्ट विचार के लिए बिकना नहीं है, अपने मन को विचार नहीं करना है, अपने पवित्रता रखना है, और स्वाभिमान हमारी सबसे
गुलामगिरी से जीना पड़ेगा। स्वाभिमान बाबा साहब का अंतिम एक था स्वाभिमान, तो हमें स्वाभिमान से जीना है। इस तरह से बाबा साहब आंबेडकर की ज्ञान प्राप्ति की साधना। आवाज थोडा तुला ऐकू यायला पाहिजे का नाही? आज आपण पाहिला बाबासाहेब यांची ज्ञान प्राप्तीची पद्धती, त्यात पहिला पॉईंट मला आपण अनुभव, आपण म्हणजे कोणी सांगितलं म्हणून त्यावर विश्वास ठेवावा किंवा कोणी बोललं म्हणून विचारावं किंवा कोणी लिहिलं आहे असं म्हणून विश्वास ठेवावा ते नाही. आपण स्वतः ती गोष्ट अनुभवली पाहिजे, त्याचा अनुभव घेतला पाहिजे आणि स्वतः ती गोष्ट समजली पाहिजे. त्या एखादी गोष्ट किंवा एखादा मुद्दा तर आपण म्हणजे स्व अनुभवाने शिकलं पाहिजे कोणती गोष्ट. दुसरा म्हणजे पहिला अनुमान, म्हणजे आपण अनुमान लावू शकतो की ही गोष्ट अशी पण होऊ शकते किंवा तशी होऊ शकते किंवा काही वेगळ्या पद्धतीने पण होऊ शकते एखादी गोष्ट. तर असं आपण अनुमान पण लावून त्या गोष्टीबद्दल चिंतन करू शकतो आपण. झाला अनुमान. मग तिसरं मला आपण कारणोपर चिंतन आणि विश्लेषण. तर एखादी गोष्ट जर घडली ती का घडली, कशामुळे घडली, त्याचं कारण काय आहे ते कारण आपण पाहायला पाहिजे, शोधलं पाहिजे, शोधायचा प्रयत्न आपण केला पाहिजे. त्या कारणाचं विश्लेषण केलं पाहिजे की असं का आहे, कशामुळे आहे, काय. तर त्यामुळे आपला तो विषय जास्त चांगला समजेल. मग कारणों के निराकरण पर एकाग्रता से चिंतन. एकदा आपल्याला म्हणजे कारण जर सापडली तर त्याचं निराकरण मग कसं करायचं त्यावर चिंतन केलं पाहिजे, पण विचार आपण केला पाहिजे त्यावर. अशा प्रकारे तो आपल्याला विषय जास्त चांगल्या समजेल. मग त्याची कारण ते का आहे, ते घडत कशामुळे घडत आहे ते तसं. तर अशामुळे आपण कारणों निराकरण पण एकाग्रताचं चिंतन. मग पाचवा आहे अध्ययन चिंतन. तर एकदा आपल्याला कारण माहीत पडले त्यावर आपण अध्ययन केलं पाहिजे, त्याचा अभ्यास केला पाहिजे. म्हणजे आपल्याला अजून त्यावर डीप थिंकिंग केलं पाहिजे अध्ययन म्हणजे, आणि त्यावर चिंतन केलं पाहिजे. म्हणजे तो आपल्याला विषय आणखी चांगल्या आपल्याला समजेल तो. मग सहावा खुली आंखों से प्रश्नों के समाधान, गहराई, चिकित्सा, चिंतन. आपल्याला उघड्या डोळ्याने त्या प्रश्नाकडे पाहिलं पाहिजे. आपल्या बाजूला काय आहे, काय घडत आहे आणि ते कशामुळे ते घडत, आणि त्यावर सोल्युशन काय असलं पाहिजे आणि त्यावर काय आपण ॲडिशन आपण काही करू शकतो. तर असं खुल्या डोळ्याने आपल्याला त्यावर चिंतन केलं पाहिजे आणि त्यावर समाधान शोधायचा प्रयत्न केला पाहिजे. समाधान, गहराई, चिकित्सा आणि चिंतन. गहराईचे म्हणजे डीपी जाऊन त्याची चिकित्सा केली पाहिजे आणि त्यावर चिंतन केलं पाहिजे. मग आपण 18 तास विषयावर एकाग्रता चिंतन. म्हणजे जसं तर माहिती आहे बाबासाहेब 18 तास अभ्यास करायचे ते, त्यावर ते संविधान लिहू शकले. तर तसं आपण एखादी गोष्ट जर साध्य करायची त्याला मॅक्झिमम वेळ दिला पाहिजे आणि ते त्यावर अध्ययन रिसर्च करून त्याला उत्कृष्ट बनवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. मग आहे नोट्स निकालणं. जसं पाहिलं आपण जे वाचतो, जे पुस्तक वाचतो किंवा आपण एखादं लेक्चर घेतो त्यावर नोट्स लिहून काढल्या पाहिजे. जे महत्त्वाचे पॉईंट्स आहेत, जे मुद्दे आहेत, जे आपल्याला वाटतात जे काम येऊ शकतात, तर ते नोट डाऊन करून लिहिलं पाहिजे शॉर्टमध्ये. जरूर नाही की पूर्ण सेंटेन्स लिहिलं पाहिजे. एखादा वर्ड जो असेल, एखादा वर्ड जर तुम्ही लिहिला त्या विषयाशी संबंधित केले की तो तुम्हाला तो विषय म्हणजे समजेल. म्हणजे पूर्ण लेक्चर लिहून काढा असं नाही आहे, पण काही महत्त्वाचे काही पॉईंट्स, काही वर्ड्स, काही सेंटेन्सेस जर तुम्ही लिहिले तरी ते तुम्हाला पुढे जाऊन म्हणजे फायद्याचं असू शकते. म्हणजे जेव्हा ॲक्च्युअली तुमची परीक्षा येईल, तुम्हाला एक्झाम द्यायला जावं लागतं, पण पुस्तक तुम्हाला वाचायची गरज नाही.
ते नोट्सही जर तुम्ही वाचले तर तुम्हाला तो पूर्ण विषय आठवतो आणि त्याचं आकलन होईल. म्हणजे शॉर्ट टाईममध्ये पूर्ण तुम्ही रिव्हिजन तुम्ही करू शकता पूर्ण विषयाची. मगर बार बार स्वयं अपने मन से प्रश्न पूछकर उसका अंतिम निर्णय लेना. म्हणजे एखाद्या विषयाला आपल्याला प्रश्न पडले पाहिजे. प्रश्न जेव्हा तुम्हाला पडतील तेव्हाच तुम्ही त्यावर अजून विचार करू शकता ते डीपली गहराईने आणि तो विषय आणखी समजून घेऊ शकता. तुम्हाला त्यामध्ये इंटरेस्ट निर्माण होईल, इंटरेस्ट डेव्हलप होईल तो तुम्ही आणि तो विषय तुम्ही अजून चांगल्याने आकलन करू शकाल. आणि तो विषय जर कधी समजायचा झाला तर तुम्ही चांगले तो समजवू पण शकाल कोणाला. आणि त्यावर परीक्षा झाली तर परीक्षामध्ये तुम्ही चांगल्याने देवगर्ज करा, चांगल्या मार्गाने पास होऊ शकाल तुम्ही. आणि मन से प्रश्न पूछकर उसका अंतिम निर्णय लेना. मला प्रश्न विचारून जी तुम्हाला माहिती मिळेल, जी माहिती गोळा होईल त्यावर विचार करून चिंतन करून जे अंतिम जे आहे निर्णय तो तुम्हालाच आहे घ्यायचा तुमच्याबद्दल. आणि मग 10वा पॉईंट आहे स्वाभिमान. कोणत्याही परिस्थितीत तुम्हाला आपला स्वाभिमान जपला पाहिजे. स्वाभिमान जर तुम्ही विकला तर मग तो मिळवणं खूप कठीण आहे. म्हणजे तुम्ही आयुष्यात प्रगती नाही करू शकत. म्हणजे म्हणून स्वाभिमान नेहमी जपला पाहिजे तुम्ही. तर हे आपण 10 पॉईंट्स आज पाहिले. आज प्रतिक्रिया शिकवलेले हे 10 पॉईंट्स आपण पाहिले. आता